जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे पार्ट वन हो गया, उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स आता है। फिर आपका पार्ट टू हो गया, इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स आएगा। अब मान लो कि आर्टिकल वन में और भी कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़े, तब अगर इस आर्टिकल में लिख देगा तब कॉन्स्टिट्यूशन दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या किया गया है कि इसको अलग से शेड्यूल में मेंशन किया गया है। जैसे आपका आर्टिकल वन हो गया, ये आर्टिकल वन जो है, जो बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उसमें कौन कौन सा स्टेट है वो आर्टिकल वन में नहीं मेंशन किया गया है। वो किस में मेंशन किया गया है? इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल जाकर खोलोगे तब आपको मिल जाएगा कि इंडिया में कौन कौन सा स्टेट्स है और उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है, मतलब स्टेट्स का एरिया क्या है, किसके साथ उसका बाउंड्री टच होता है। ये सारा डिटेल्स आपको शेड्यूल वन में मिल जाएगा। तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा है, अगर आर्टिकल वन में इतना सारा लिख देता तब दिखने में कितना खराब लगता कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत ही अनऑर्गेनाइज होता, मतलब आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता। इसलिए अलग से शेड्यूल बनाया गया है। और इसमें क्या आता है फर्स्ट शेड्यूल में? नेम ऑफ यूटीज एंड देयर एक्सटेंट। कौन कौन सा यूटी है इंडिया में और उनका एरिया क्या है, कौन कौन सा बाउंड्री के साथ टच होता है, ये सब आता है। तो फर्स्ट शेड्यूल को समझ में आ गया। नेक्स्ट शेड्यूल हम लोग देखते हैं, इसमें क्या गया है, दिया गया है द प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेजेस। मतलब जो सैलरी मिलेगा, जो भी प्रिविलेजेस मिलेगा, किसका, ये सब ध्यान रखना है। किसके लिए है? सेकंड शेड्यूल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ये दोनों एक साथ याद रखो। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सब एक साथ। ये आपका यूनियन में होता है जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है। और जो स्टेट में होता है लॉ मेकिंग बॉडी, दो आर लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन ओनली सम स्टेट्स। तो इसमें भी इसके लिए जो भी प्रिविलेजेस है दो आर मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल। क्योंकि उसका आर्टिकल्स का अंडर ये सब आर्टिकल्स है, उसका अंदर ही अगर मेंशन किया जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखने में सही नहीं लगता। और देखिए इसमें जजेस आ गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, एंड सीएजी ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नमेंट अकाउंट्स होता है उसको ऑडिट करने के लिए कि कौन सा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस में हो रहा है, ये सब ऑडिट करने के लिए एक सीएजी ऑफ इंडिया चाहिए। एंड हिज प्रिविलेजेस एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल। इसमें आपको ध्यान रखना है। और एक होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इज द लॉयर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है इन सुप्रीम कोर्ट। इज द लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट, लीगल एडवाइजर होता है। तो इनका बारे में शेड्यूल्स में मेंशन नहीं किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। सीएजी के बारे में मेंशन किया गया है, अटॉर्नी जनरल के बारे में नहीं मेंशन किया गया है। तो ये क्लियर हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सबका जो भी प्रिविलेजेस है, ऑल दिस आर नॉट मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग थर्ड शेड्यूल देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। कौन ओथ दिलाएगा, ओथ में क्या रहता है, कैसे ओथ दिलाएगा, ये सब किस में मेंशन किया गया? इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब का मेंशन नहीं किया गया है इन द थर्ड शेड्यूल। दिस पर्सनल्स आर नॉट मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे क्वेश्चन देता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें किसका है? जैसे यूनियन मिनिस्टर हो गया, फिर कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, एमपीस हो गया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएजी ऑफ इंडिया इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी दोनों में, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर स्टेट मिनिस्टर्स और जो भी कैंडिडेट्स स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन में खड़ा होगा, फॉर दोस, और द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ये सबको ध्यान रखना है। इसमें हम ऑलरेडी बता चुका है, बता दे रहे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये सबका मेंशन नहीं होता है ओथ्स इसमें। अब पॉइंटर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज। ये राज्यसभा को देखकर ही समझ में आ रहा है, राज्य मतलब क्या है? स्टेट्स। तो राज्यसभा क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होकर आता है? एमएलए, हम लोग इलेक्ट करते हैं एमएलए को। वी पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये लोग राज्यसभा का मेंबर्स को इलेक्ट करता है। अब देखिए यूपी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसमें ऑब्वियसली ज्यादा मेंबर आएगा इन द राज्यसभा कंपेयर टू गोवा जिधर पॉपुलेशन कम है। तो यूपी से कितना मेंबर्स आएगा, गोवा से कितना मेंबर्स आएगा, बाकी स्टेट से कितना मेंबर्स आएगा, बाकी यूटी से कितना मेंबर्स आएगा, ये सारा आपको फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 4 जो एलेबोरेशन है वो आपको फोर्थ शेड्यूल में भी मिलेगा, और जो हम लोग फर्स्ट शेड्यूल डिस्कस किए थे इसमें भी आपको आर्टिकल 4 का एलेबोरेशन मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया। 4 डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज। और फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ और सिक्स एक साथ देखते हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया है? प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब्स। हम लोग प्रेसिडेंट चैप्टर में देखे थे शेड्यूल्ड एरिया क्या होता है। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि कोई भी एरिया अगर अंडर डेवलप्ड हो ताकि वो समाज में आगे बढ़ सके, इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन मेंशन किया गया है। और वो एरियाज को क्या बोला जाता है? शेड्यूल्ड एरियाज। और वहाँ का ट्राइब्स को बोला जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
तो ऐसा एरियाज के लिए कुछ प्रोविजन चाहिए ताकि वो समाज में आगे बढ़ सके। वो सारा प्रोविजन किसमें मेंशन इन द 5th शेड्यूल। और अगर वो जो ट्राइबल एरियाज है, अगर वो एरियाज अगर आसाम, त्रिपुरा, ये मेघालय एंड मिजोरम, ये चारों स्टेट्स में अगर होगा तब वो शेड्यूल 6 में मेंशन होगा। मतलब बाकी सारा स्टेट्स और यूटीज का जो होगा वो आपका 5th शेड्यूल। और बाकी और ये चारों का आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ये चारों का जो भी ट्राइबल एरियाज है उसका क्या क्या प्रोविजंस होगा, दो मेंशन इन द 6th शेड्यूल। ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है 5th एंड 6th। अब जो 7th शेड्यूल है, दिस इज फेवरेट ऑफ यूपीएससी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या होता है हम लोग को पता है, आवर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज क्वासी फेडरल। मतलब सेंटर एंड स्टेट्स में तो पावर डिवाइडेड है, सेंटर एंड स्टेट्स में पावर डिवीजन है, लेकिन पावरफुल कौन है, सेंटर है। सेंटर इज मोर पावरफुल। तो देखिए ये जो आर्टिकल है 246, इसमें मेंशन किया गया है कि 3 लिस्ट लेगा, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लेकिन ये लिस्ट में क्या क्या रहेगा, लिस्ट 2 में क्या क्या रहेगा, दिस इज यूनियन लिस्ट, दिस इज स्टेट लिस्ट, दिस इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तब इसका लॉ प्रिवेल करेगा। अब आप लोग देखो जो कॉन्करेंट लिस्ट, जो ये 3 लिस्ट है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेगा, किसके सब्जेक्ट्स में सेंटर बना सकता है, किसके सब्जेक्ट में स्टेट बना सकता है, ये सारा किसमें मेंशन किया गया, इन द 7th शेड्यूल। इंपॉर्टेंट है, समझ में आया आपको। जो भी सब्जेक्ट्स है इन द लिस्ट वो सारा मेंशन किया गया है इन द 7th शेड्यूल। क्योंकि आर्टिकल्स में लिखता तो ऑब्वियसली हम लोग को पढ़ने में मन भी नहीं करता, क्योंकि अचानक से बहुत बड़ा एक आर्टिकल आ गया, तो इसलिए अलग से 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। अब 8th शेड्यूल में देखते हैं, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पहले कितना लैंग्वेज था, 14 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता था, फिर 8 ऐड हुआ, अभी 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है 8th शेड्यूल में। तो ये जो 22 लैंग्वेजेस है, आप इसमें से किसी भी लैंग्वेज में आपका यूपीएससी का पेपर लिख सकते हो। मतलब कौन कौन से लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो भी आपका 8th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और देखते हैं 9th शेड्यूल। देखिए ये जो फर्स्ट 8th शेड्यूल था ये सब आपका पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन ये चारों अमेंडमेंट का थ्रू ऐड हुआ। ये देखते हैं जो ये किसके रिलेटेड है, देखिए लैंड रिफॉर्म्स फॉर द अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। हम लोगों को पता है कि जो भी जमींदार था बहुत ज्यादा एक्सप्लॉटेटिव था, मोस्ट ऑफ देम। तो वो लोग क्या करते थे, जो फार्मर्स कल्टीवेट करता है लैंड, जो फार्मर्स कल्टीवेट करता है लैंड, ये उनका लैंड नहीं रहता, तो जमींदार क्या बोलता है, मुझे टैक्स दो, ये दो। तो ये बहुत ही दिक्कत हो जाता था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1951। इसमें क्या बोला गया, जो भी हम लोग 9th शेड्यूल में ऐड कर रहे हैं उसमें जुडिशियरी कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता था। जैसे अगर गवर्नमेंट कुछ रूल बनाता, अगर जमींदार से कोई लैंड लेता है बाय लैंड रिफॉर्म्स, फिर जमींदार कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में जाकर क्या बोलेगा, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स में पड़ता है, क्योंकि तब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में आता था। तो ये गवर्नमेंट में फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया। उस 9th शेड्यूल में क्या बोला गया, जो भी ये 9th शेड्यूल में आता है, देखिए कितना अभी कितना है 282, पहले 13 था। जो भी ये 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस आता है उसमें जुडिशियरी कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी इनवैलिड हो गया। अब क्या होता है कहानी में, वेरी फेमस केशवानंद भारती केस होता है इन 24 अप्रैल 1973। इसमें लैंड रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट पास होता है। फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट से हटाया जाता है और लीगल राइट बन जाता है अंडर आर्टिकल 300A। अब क्या होता है, देखिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास करता है। ये जजमेंट में क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, जो भी आपका ये डेट, दिस लैंडमार्क डेट, इसका पहले जो भी जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस था उसमें जुडिशियरी कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद जो भी ऐड हुआ, देखिए पहले 13 था, अभी 282 है, इसके बाद जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशन 9th शेड्यूल में ऐड हुआ उसमें जुडिशियरी इंटरप्रेट कर सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू है अभी उसमें। तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए 24 अप्रैल 1973, इसका जो पहले है इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट इधर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। एंड आफ्टर दिस जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऐड हुआ इन द 9th शेड्यूल उसमें सुप्रीम एनी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन द 9th शेड्यूल ये किसके बारे में बोलता है, लैंड रिफॉर्म फॉर द अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम फॉर द ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द मासेस। 9th शेड्यूल हो गया, और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब 10th शेड्यूल देखते हैं, ये 1951 में था, राइट। और ये वाला क्या गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये हम लोग समझते हैं। ये कब क्या गया है, 1985, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 52nd। इसमें क्या होता था, देखिए मान लीजिए दो पार्टी है ए बी, अब कोई भी आदमी ले लीजिए, कोई भी नाम रख सकते हैं इसका, ये एज ए एमपी और एमएलए सिलेक्ट हो गया।
अब पार्टी ये क्या बोल रहा है कि तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, हम तुमको ज्यादा मनी देंगे, ज्यादा पावर देंगे। तब ये क्या करता, पहले क्या करता था, पार्टी स्विच कर देता था, तब इसका स्ट्रेंथ डाउन हो जाता था, ऐसे ऐसे कर करके पूरा गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाता था। तो इसके लिए क्या, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, ये बहुत ही खराब हो गया था, पूरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया था। इसके कारण क्या किया गया, एक एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया 1985 में, जिसमें बोला गया कि अगर कोई पर्सन पार्टी चेंज कर रहा है फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो कौन कौन सा प्रोविजन है रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज एंड एमएलएस, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, कौन कौन सा ग्राउंड में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उस सब क्या किस में लिखा गया है, इन द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको ध्यान रखना, एंटी डिफेक्शन से डील करता है ताकि देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ये सब आपको ध्यान रखना है। क्यों इंक्लूड किया गया ये आर्टिकल्स आपको समझ में आ रहा है। और नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाइज पावर्स ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ये कब किया गया है, 1992 में, वाया 73rd अमेंडमेंट। इसमें पहले क्या होता था, जो जो भी पंचायत का इलेक्शन होता था, बिकॉज दे आर एट ग्रास रूट लेवल, उसमें क्या होता था कि इलेक्शन टाइमली नहीं होता था, कुछ डिफाइंड लॉस नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं मिला था। लेकिन आफ्टर पेसा एक्ट उनको जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिला, उसके बाद अभी उनका स्थिति बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए ग्रास रूट लेवल में जो भी पंचायत का इधर है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, अब वो लोग अगर स्टेट के लिए जाएगा, अब स्टेट के पास बहुत ज्यादा काम है, और यूनियन के पास भी बहुत ज्यादा काम है, इंटरनेशनल रिलेशन से डील करना पड़ता है, और स्टेट के पास भी बहुत ज्यादा काम है। तो वो लोग ग्रास रूट लेवल में उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो ये सब आने के बाद अब ग्रास रूट लेवल में डेवलपमेंट इंप्रूव हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो जो भी पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटीज में है, वो किसके तहत आ गया, 74th अमेंडमेंट एक्ट। ये शेड्यूल इंक्लूड किया गया बाई 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी सेम ईयर में हुआ था 1992। इसमें भी पहले म्यूनिसिपैलिटीज में और इलेक्शन ठीक से नहीं होता था, अभी सब ठीक होता है, बिकॉज दे हैव गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर ठीक से नहीं होगा देन यू कैन गो टू द कोर्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अभी। अगर ठीक से नहीं हो रहा मतलब दे आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब समझ में आ गया। देखिए तो हम लोग क्या देखे, 12 शेड्यूल्स देखे, और ये चार जो ऐड हुआ था वाया अमेंडमेंट्स। ये फर्स्ट, दिस वन इज 52nd, दिस वन इज 73rd एंड दिस वन इज 74th। ये दोनों सेम ईयर में हुआ था 1992, दिस वन 1985, ये 2 है, एंड दिस वन 1951, द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि ओथ्स दिया है, ठीक है, आप भूल गए हो कि ओथ्स 3rd शेड्यूल में था या 2nd शेड्यूल में, तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक्स देखिए जो बहुत फेमस है इंटरनेट में। इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए फर्स्ट शेड्यूल कैसे याद रखना है, फर्स्ट शेड्यूल आपको याद रखना है टी से, राइट, क्योंकि वो टेरिटरीज के बारे में बताता है। सेकंड शेड्यूल आपको एमोल्यूमेंट से याद रखना है, क्योंकि सैलरीज एमोल्यूमेंट्स ये सब के बारे में बताता है, तो टी ई हो गया। अब थर्ड शेड्यूल देखो, अफर्मेशंस ए, ठीक है, और फोर्थ शेड्यूल क्या है, राज्यसभा, ये अफर्मेशन ए दैट इज ओथ, राइट, ये आप लिख सकते हो ओथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अफर्मेशन में ओथ ही होता है। और एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा, ये आर से डिनोट होता है। ये वाला देखिए शेड्यूल्ड एरियाज तो एस, और ये वाला देखिए ओ से डिनोट करेंगे, क्यों, क्योंकि अदर शेड्यूल्ड एरिया जो भी इसमें मेंशन नहीं है, बाकी जो शेड्यूल्ड एरिया है तो ये हम ओ से डिनोट करेंगे। और इसमें देखिए इसमें क्या बोला गया, डिवीजन ऑफ पावर्स, तो ये हम लोग जानते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, तो एफ से डिनोट करेंगे। इसमें क्या दिया गया, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, तब ओ से डिनोट करेंगे। इसमें देखिए लैंड रिफॉर्म रिलेटेड दिया गया है, एल से डिनोट करेंगे। इसमें किस रिलेटेड दिया गया, डिफेक्शन, तो डी से डिनोट करेंगे। और इसमें पंचायत पी से, म्यूनिसिपैलिटीज एम से। तो देखिए ये देख कर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब अगर आप ऑर्गेनाइज करो तो ये क्या हो जाएगा, टी ई ए आर एस, फिर ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए कितना सिंपल, आप कभी नहीं भूलोगे ये चीज। एक बार पूरा डिवाइस मान लेते हैं, ये टी से क्या, टेरिटरी से, ई से एमोल्यूमेंट जो सैलरीज होता है जो भी, ए से अफर्मेशन मतलब ओथ, राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, फेडरेशन, क्योंकि 3 लिस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज लैंड रिफॉर्म्स, डिफेक्शन, ये क्या है, पी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस लेक्चर, आई होप सो आपको पूरा शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशन पूरा याद हो गया। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।